हमारे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और उस 20 करोड़ में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 18 करोड़ मुसलमानों ने मोदी जी को कोसा है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी योजनाओं में कभी भी पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, जो अपने भाषण में कभी भी किसी भी धर्म को बेइज्जत या किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता है, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट गुड। अब देखिए, कन्वर्शन की आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है कि सबको पकड़ पकड़ करके हिंदू बना दिया जाएगा। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2015 से 2020 का डेटा बता रही हूँ मैं, 5 साल का डेटा बता रही हूँ। 13 लाख हिंदुओं ने इस्लाम धर्म फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया है हमारे भारत में, जो अब कंप्लेन कर रहे हैं, जो अब कह रहे हैं कि भाई हम तो हिंदू थे, इन्होंने कन्विंस कर करके और पैसे का लालच दे दे करके हमें मुसलमान बना दिया। ये डेटा है कि आप भी ढूंढ सकती हैं गूगल पे, ये मैं कोई मतलब अलग से लेकर के आकर के बात नहीं कर रही हूँ। तो हमारे भारत देश में 2 करोड़ मुसलमान संवैधानिक मुसलमान है, 18 करोड़ मुसलमान इस्लामिक मुसलमान है, जो औरंगजेब और बाबर को फॉलो करते हैं। राहुल गांधी जी का क्या बनेगा, इसलिए कि उनकी तो बड़ी क्लिप्स भी बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो किसी चीज को मान ही नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि मीडिया भी मोदी जी का है और जो कुछ हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, वो भी मोदी जी के सर उन्होंने लगा दी है। तो आपके ख्याल से वो कितनी सीट्स ले पाएंगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कहावत है आरजू जी, कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। तो वो राहुल बाबा को ना अभी भी वो नेहरू वाला सिनेरियो, वो इंदिरा गांधी वाला सिनेरियो, वो उसी में अभी भी डूबे हुए हैं। वो रियलिटी फेस करना ही नहीं चाह रहे हैं। रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी होता है, जो राहुल गांधी के लिए अब 56 साल की उम्र में एग्जैक्टली फेस कर लेना चाहिए, जो शायद हम इस उम्र में ही फेस कर लेते हैं आराम से कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के ताकतवर नेता, भारत के पॉपुलर नेता और इस पूरी दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी और इस दुनिया के सबसे हाईली पॉपुलर लीडर के नाम से मोदी जी पहले ही घोषित हो चुके थे। अब राहुल बाबा अगर सोच रहे हैं कि नहीं सारी चीजें फेक है, सब कुछ फेक है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और उनको अगर ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा करने से और हिंदुओं की संपत्ति का सर्वे कराने से और हिंदुओं को जाति और धर्म में बांट देने से और मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे देने से उनको वोट मिल जाएगा, तो सवाल तो यहाँ पर भी खड़ा होता है ना कि उनकी दादी माँ बोलती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके अब्बू जान ही बोलते थे, राजीव गांधी, कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो राहुल बाबा ये जाति पाति करके पार्टी को फुटपाथ पे क्यों ले आए हैं। अब आती है दूसरी बात राहुल बाबा की, कि वो मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे रहे थे। तो क्यों दे रहे हो भैया, मुसलमान पढ़ना ही नहीं चाहता, वो तो मदरसे के लिए लुंगी डांस करता है हर महीने। अब देखिए इलेक्शन का सिनेरियो खत्म हो गया है, अब आप मुझे कॉल कीजिएगा, बोलिएगा नाजिया वहां लुंगी डांस हुआ है, मदरसा क्यों तोड़ रहे हो, स्कूल क्यों बना रहे हो। तो मुसलमान जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ मदरसा छापी बन के रहना चाहता है, आप उसको स्कॉलरशिप देके करोगे क्या? पहले पूछ तो लो मदनी से। तो हो सकता है वो कोशिश कर रहे हो कि वो भी एजुकेशन की तरफ जाएं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अगर वो मुस्लिम्स को कह रहे हैं कि भाई पढ़ लो और पढ़ना चाहिए, एजुकेशन ले लो, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो अपोजिशन आएगी वो काफी टफ होगी। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात अभी कही है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को पढ़ा दे, तो 53 साल में क्यों नहीं पढ़ाई। चले, जब भी ख्याल आ गया उसमें क्या कहा जा सकता है, जब भी ख्याल आ गया उसमें भी मेरा ख्याल है हर एक एग्री होगा भी नहीं उनके साथ पढ़ने के लिए। देखिए आरजू जी, मैं हमेशा ना बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ, फिर उनके मैनिफेस्टो में शरिया लॉ को स्ट्रॉन्ग करने की बात क्यों थी? शरिया लॉ के हिसाब से तो साइंस कुछ होता नहीं है, ज्योग्राफी कुछ होता नहीं है, उसमें तो सिर्फ इस्लामिक किताबें ही होती हैं। नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि वो, मैंने तो उनका नहीं देखा मैनिफेस्टो, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ, ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई एजुकेशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो एजुकेशन की तरफ लेकर जाती है मुस्लिम्स को, तो वो अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, कम से कम उनको एहसास दिलवा रही है।
मोदी जी ने 10 साल बोला कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। बहुत अच्छा बोला था मोदी जी ने, बिल्कुल। फिर आसाम में 1288 मदरसे तोड़े गए तो छाती पीटने लगे, बिना मौसम के, वो बिना त्योहार के मुहर्रम का मातम करने लग गए। फिर वो हर एक को तो पसंद नहीं आएगी ना बात, हर एक को तो ये बात मोदी जी की पसंद नहीं आएगी ना कि वो कहेंगे एजुकेशन लो और मदरसा ना हो, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ भी मदरसा बहुत बड़ा इशू है और हम लोग भी इस पे बात करते रहते हैं कि ये बंद हो जाने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत से लोग उसके फेवर में भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन, मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन कोई भी पार्टी करती है, अगर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी, तो अच्छा कर रही है। मैंने जितने इतिहास के पन्ने पढ़े हैं, 53 साल में कांग्रेस मुसलमानों को शिक्षित करने में नाकाम रही। 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री ने इतनी सुविधाएं दी, इतना भाषण दिया, इतनी स्पीच दी, मुसलमानों को जगाने की इतनी कोशिश की कि बाद में ये हमें डेटा मिला कि मुसलमान बेटियां जो है वो निकल गई हैं कि भाई हम तो पढ़े। मुसलमान बेटियां एकदम लग रहा है कि भाई अब तो हम कुछ करेंगे, हम तो आसमान पे उड़ेंगे, पर लौंडे तो वहीं के वहीं हैं अभी भी। मुसलमान पुरुष तो वहीं के वहीं हैं अभी, वो वही हिजाब के लिए मर रहे हैं, पिट रहे हैं, लुंगी डांस कर रहे हैं, वो वही मदरसे के लिए लुंगी डांस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो यूज किया है राहुल गांधी ने, वही उनके बर्बाद होने का मतलब चाबी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर भी बात की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए बेहद ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा, हमारा तीसरा टर्म अभी दूर नहीं। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कह रहे हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ाया जाएगा, इलाज को सस्ता किया जाएगा। अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। पीएम मोदी ने आगे अपनी बात को रखते हुए कहा कि आने वाले 5 साल हमारे युवाओं की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। टियर 2 और टियर 3 सिटी नई पहचान के साथ उभरेगी। आने वाले 5 साल में रिकॉर्ड पेटेंट कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में गरीब और मिडिल क्लास को तेज और शानदार यात्राओं की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। अगले 5 साल में हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। आने वाले 5 सालों में दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में देश का सामर्थ्य दिखेगा। पीएम मोदी ने आने वाले 5 सालों में ग्रीन हाइड्रोजन और लिथियम के क्षेत्र में दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को रसायन की जगह नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाएंगे, इससे उनका ही विकास होगा।